भारत सरकार ने क्या किया है, अपनी आर्टिक नीति निकाली है, आर्कटिक नीति। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूं मैप की दुनिया में। आप सभी लोग जानते हैं कि जो नॉर्थ पोल है वहां पे आर्कटिक ओशन मिलेगा, जो साउथ पोल है वहां अंटार्कटिका है। और ये जो आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे 12 महीने बर्फ जमी रहती है। ये नेविगेबल रोड नहीं है, यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे जिसे हम कहते हैं बहुत हिमखंड है, बहुत बड़े आइसबर्ग्स हैं यहाँ पे। तो भारत ने, हम क्या पढ़ रहे हैं कि इंडिया ने क्या लाई है, अपनी आर्कटिक पॉलिसी। आर्कटिक पॉलिसी लाई है, भारत ने अपनी आर्कटिक पॉलिसी लाई है। पहला सवाल है कि भारत कहाँ है, ये इधर है भारत, है ना यहाँ पे। भारत की तो बॉर्डर लगती नहीं है आर्कटिक से, पॉलिसी क्यों ले आया? ये ड्राफ्ट है, मतलब इस बाद में इसमें चेंजेस होंगे, लेकिन मोटे तौर पे ये आया है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज तो भारत की कोई बॉर्डर लगती नहीं है, तो जिसके साथ उसकी बॉर्डर लगती नहीं है उसके लिए वो पॉलिसी ले आया। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ठीक है, आर्कटिक के साथ भारत की तो बॉर्डर नहीं लगती, लेकिन किन किन देशों की बॉर्डर लगती है वो हमें जानना है। जैसे आर्कटिक के साथ देखिए, कनाडा की बहुत बड़ी बॉर्डर है, रशिया की बहुत सबसे बड़ी बॉर्डर रशिया की है। उसके बाद स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इनकी बॉर्डर है। फिनलैंड भी लिख देता हूँ यहाँ पे, फिनलैंड दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री। उसके बाद ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, आप में से किसी को पता है ग्रीनलैंड किस देश के सॉवरेनिटी में आता है, किसके अधीन आता है, किस देश का पार्ट है ग्रीनलैंड? डेनमार्क। डेनमार्क, वेरी गुड। तो हमने देखा कौन कौन आर्कटिक के साथ बॉर्डर किसकी लग रही है। कनाडा, रशिया, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, 5 हो गए। डेनमार्क 6 हो गया। यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा एके, एके किसका हिस्सा है? यूएसए का, अलास्का है ये, तो यूएसए खड़ा है। एक और कोई देश बच रहा है मुझे यहाँ, आइसलैंड। मतलब हमने ये देखा, नंबरिंग कर देता हूँ मैं। यूएसए के साथ बॉर्डर है, नंबर 1 कंट्री। दूसरा कंट्री कनाडा, तीसरा कंट्री डेनमार्क, चौथा कंट्री आइसलैंड, पांचवा कंट्री फिनलैंड, छठवां कंट्री नॉर्वे, सातवां कंट्री स्वीडन और आठवां कंट्री रशिया। इसका मतलब 8 देश ऐसे हैं जो कि आर्कटिक ओशन से उनकी बॉर्डर लगती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल ध्यान रखना। भारत के साथ इसकी कोई बॉर्डर नहीं है, दूर दूर तक भारत के साथ बॉर्डर नहीं है। अच्छा, तो अब भारत के साथ बॉर्डर नहीं है, तो भारत कैसे पॉलिसी बना रहा है? तो भारत यहाँ पे, इंडिया, इस ये जो 8 देश है ना, ये यहाँ पे मिलके बनाते हैं एक काउंसिल जिसका नाम है आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल में कितने सदस्य आते हैं? 8 सदस्य आते हैं। 8 सदस्य कौन है जिनके साथ बॉर्डर लग रही है? इनका नाम आप मैप में देख रहे हैं, ये मैप मैंने खोला है, ग्लोब व्यू है ये, है ना। तो भारत कैसे यहाँ का घुस रहा है? तो भारत इस आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर स्टेटस का है, ऑब्जर्वर स्टेटस है, ऑब्जर्वर है यहाँ पे, मतलब इनकी बैठकों में वो जा सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। अच्छा, क्या भारत पहले भी ऑब्जर्वर स्टेटस था इसका? हाँ। अभी क्या हुआ है, हमारा ऑब्जर्वर स्टेटस रिन्यू हुआ है, मतलब 2020-21 में हम फिर से ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। ठीक है, तो भारत आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर मेंबर है, ये समझ में सर आ गया। कितने साल के लिए बनाया अच्छा, जाता है? अब ये जो 8 देश है, इनमें सबसे ज्यादा बॉर्डर किसकी लग रही है? रशिया के साथ बॉर्डर लग रही है आर्कटिक से, ये हमें समझ में आ गया। यूएसए की डायरेक्ट कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन अलास्का एक राज्य है इसका। असल में अलास्का पहले रशिया का ही पार्ट था, रशिया ने पैसे के चक्कर में अमेरिका को बेच दिया था, और आज देखिए इस छोटे से जगह की वजह से ये आर्कटिक काउंसिल का मेंबर बन गया। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों आया? चर्चा में आर्कटिक काउंसिल या आर्कटिक जो रीजन है ना, ये पिछले 5 सालों से है। ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो 2 साल के लिए मिलता है ना, बाद में फिर वोटिंग होता है, फिर मिलता है। भारत अभी ऑब्जर्वर स्टेटस। तो अब ये पिछले 5 साल से मुद्दा है, आर्कटिक वाला, आर्कटिक ओशन। 5 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है, और बर्फ पिघल रही है
तो ऐसा नहीं कि हमारे फ्रिज में रखी हुई बर्फ पिघल रही है। ये जो दुनिया का दो बड़े बड़े फ्रिज है, फ्रीजर है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, तो यहाँ बर्फ पिघल रही है, यानी जो आइसबर्ग है, जो हिमखंड है, वो पिघल रहे हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो वाटर लेवल है ये बढ़ रहा है। तो छोटे छोटे देश ऐसे फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गए, जो चारों ओर समंदर से घिरे हैं, इनके लिए तो आफत की घंटी आ गई है कि यार ये समंदर का पानी बढ़ेगा जब, तो धीमे धीमे उनके जो कोस्टल एरिया है वो डूब जाएंगे। और कुछ जो ऐसे टापू हैं, जो ऐसे देश है जो पूरी तरह आइलैंड ही है, वो तो पूरे डूब जाएंगे। तो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, ओशियाना कंट्रीज कहते हैं इनको, इनके डूब का खतरा आ रहा है, ये डूब जाएंगी 20 साल में। एक यहाँ पे एक छोटा सा देश है, उसका नाम है किरीबाती, करना कभी सर्च, बहुत छोटा सा देश है किरीबाती। इसके बारे में लिखा गया है कि 20 साल बाद, 20 साल के अंदर अंदर ये पूरा देश ही डूब जाएगा पानी में, क्योंकि बर्फ पिघल रही है और वाटर लेवल बढ़ रहा है। तो छोटे देशों के लिए तो आफत है कि यार हम बर्बाद होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो देश बैठे हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, इनके लिए ये आपदा में अवसर है। कैसा अवसर है भाई? रशिया के बारे में आपको पता है, देखने में सबसे बड़ा देश है, एरिया वाइज सबसे बड़ा, लेकिन इसके पास जो वार्म वाटर के पोर्ट नहीं है, इसके पास कोई ऐसे बंदरगाह नहीं है जहाँ पे 12 महीने पानी पानी ही रहे, बर्फ ना बने। इसी चक्कर में रशिया ने 2014 में, रशिया का एक पड़ोसी मुल्क है यूक्रेन, यूक्रेन का एक हिस्सा कब्जा लिया था, जिसको हम क्रीमिया कहते हैं, क्योंकि वहां से क्रीमिया का जो पोर्ट है, वहां से ब्लैक सी में पहुंच सकता है, ब्लैक सी से दार्डेनेल्स और बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करके वो भूमध्य सागर में रशिया आ जाएगा, और रशिया भूमध्य सागर से दुनिया में कहीं चला जाएगा। तो जब यहाँ की बर्फ पिघल रही तो रशिया की बिल्कुल आंखें बड़ी हो गई, वाओ। क्यों? क्योंकि जब बर्फ पिघलेगी तो यहाँ पे जो पानी है, वो जो बर्फ के रूप में था, फ्रोजन था, वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। फिर इस इलाके में भी रशिया और बाकी लोगों के जहाज चला करेंगे। अब जहाज चलेंगे तो इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे लोग पार्टी मनाएंगे। असल में क्या है, अभी जो दुनिया का पूरा ट्रेड होता है वो तो या पनामा कनाल से होता है, बहुत बड़ा ट्रेड स्वेज कनाल से होता है। और अभी आपने देखा था, मेरे ख्याल से 1 महीने पहले ही एक बहुत बड़ा जहाज था एवर गिवन नाम का, वो फंस गया था स्वेज कनाल में हफ्ते भर के लिए, तो पूरी दुनिया भर का ट्रेड ठप हो गया था। तो अभी मोटे मोटे कुछ हमारे पास चोक पॉइंट है, वहां से व्यापार हो रहा है। और रशिया को भी कुछ सामान लेना देना है तो पूरा घूम के आना पड़ता है। लेकिन ये जो आर्कटिक ओशन वाला रीजन है, हाँ चित्रांश, आसमान में बहुत भीड़ है। ये मुझसे और कौन सवाल कर रहे हैं? शिवानी कह रही कि सर यूक्रेन ने अपोज नहीं किया। यार बेटा, हम जो मेरे मुंह से शब्द निकल जाता है ना, उसके बारे में मौका आने पे मैं पूरी विस्तार से कहानी सुनाऊंगा। अभी अगर हम यानी यूक्रेन और क्रीमिया में जाएंगे ना, तो आर्कटिक बुरा मान जाएगा, हमें आर्कटिक में रहना है भी। ठीक है, तो रशिया की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अब देखिए ये जो पूरा एरिया है जो बर्फ से जमा रहता था, यहाँ से अगर जहाज निकलेंगे तो रशिया को कितने सारे पोर्ट मिल जाएंगे यहाँ पे, और दनादन वो व्यापार करेगा। उसका खर्चा बचेगा, उसका ट्रेवल टाइम बचेगा, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो कई गुना कम हो जाएगी। और यहाँ से जब व्यापार होगा तो बहुत सारे टैक्स भी मिला करेंगे उसको, और सारे देशों को लिए भी अच्छी बात है। लेकिन छोटे छोटे देशों के लिए बुरी बात यह कि वो डूब जाएंगे। लेकिन ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, खासकर रशिया के लिए, कि उसको भाई बड़े बड़े पोर्ट्स मिल जाएंगे उस। और यहाँ पे क्या है, रशिया एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है, एरिया वाइज बहुत बड़ा एरिया आर्कटिक से उसका लगता है। और इन 8 देशों में सबसे ज्यादा आइस ब्रेकर शिप रशिया के ही पास है। रशिया ने पिछले 10 सालों में इस एरिया में बहुत सारा काम किया है। असल में कहा जाता है कि दुनिया का 13% क्रूड ऑयल, दुनिया का अनटैप्ड, अनडिस्कवर्ड मतलब इसको खोजा नहीं किया लेकिन है, दुनिया का 13% क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, और दुनिया का 20% नेचुरल गैस, अनडिस्कवर्ड। नेचुरल गैस मतलब एलपीजी, सीएनजी, वीएनजी जितनी आपकी है, ये ये इस आर्कटिक, ये जो समंदर है ना, इसके नीचे दबा है। तो जब यहाँ की बर्फ पिघलेगी तो 13% क्रूड ऑयल, मतलब दुनिया की पूरी डिमांड का 13%, कितना बड़ा अमाउंट है। और नेचुरल गैस 20%। इनमें भी हाथ कौन साफ करेंगे? ये 8 देश साफ करेंगे। और तेल की मारामारी सबके लिए है, गैस सबको चाहिए, गैस। और खासकर यूरोपियन नेशंस में तो घर को गर्म करने के लिए भी गैस चाहिए, उनके घरों में भट्टी लगी होती है, नहीं तो वो ठंड से मर जाए। तो एनर्जी की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, और ये सब यहाँ है। तो कहने को बर्फ पिघल रही, कहने को ग्लोबल वार्मिंग है, कहने पे यहाँ पे यहाँ का जो
इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, कहने को हमारा वाटर लेवल बढ़ जाएगा, बहुत से देश डूब जाएंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों के लिए तो मजे हो गए ना, ये यहाँ पे नेविगेट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से निकलेंगे, अपना सामान जल्दी पहुंचाएंगे, इनको नए नए एक्सेस मिल जाएंगे, बहुत सारा टैक्स मिलेगा। दुनिया का अभी जो पूरा ट्रेड रूट चल रहा है, जिससे इजिप्ट बहुत पैसा कमाता है स्वेज कनाल से, या और भी जो देश हैं जो पैसा बड़ा अच्छा कमाते हैं, उनके हाथ से पैसा छीना जाएगा, और रशिया जैसे देश पैसा भी कमाएंगे, काम भी करेंगे। कच्चा तेल निकलेगा तो हम यही लोग बांटेंगे या दुनिया को बेचेंगे, नेचुरल गैस निकलेगी तो ये लोग बांटेंगे और दुनिया को बेचेंगे, तो सब कुछ विन विन सिचुएशन, इन आर्टों के लिए तो विन विन सिचुएशन। ठीक है, कहने को बर्बादी है, कहने को प्रलय है, लेकिन दुनिया के लिए होगा, इनके लिए नहीं है। ये तो मजे कर रहे हैं। अच्छा, इसी चीज में एक ऐसे किरदार है दुनिया के, एक ऐसे किरदार है जो हर मीटिंग में बिना 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 बताए पहुंच जाते हैं, इनको कोई बुलाता नहीं है, पहुंच जाते हैं। इनका नाम है चाइना। जैसा कि मैंने देखा, अभी आपको बताया 8 देश हैं आर्कटिक के साथ, और इसमें किसी की बॉर्डर लगती नहीं है आर्कटिक, मतलब इनमें से चाइना की बॉर्डर तो नहीं लग रही है, लेकिन चाइना भी यहाँ पे घुस गया है। चाइना ने दुनिया को एक तोहफा दिया, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पे, कि हम दुनिया भर में डेवलपमेंट के नाम पे पैसा देंगे और उनका डेवलपमेंट करेंगे। जब आर्कटिक की बर्फ पिघलने लग गई, तो चाइना ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, उसका नाम था पोलर सिल्क रोड, PSR। चाइना ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, और इसका नाम क्या रखा है? पोलर सिल्क रोड। इसने बोला ये मेरे BRI का ही एक पार्ट है, और हम इस इलाके से ऐसी डेवलपमेंट करेंगे कि पोल से होते हुए ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये पोल ही तो है, ये नॉर्थ पोल है। और यहाँ पे सिल्क का क्यों काम आ रहा है, सिल्क नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि दुनिया में पहली बार जो सिल्क है, जो रेशम है, वो चाइना से ही डिस्कवर हुआ था। चाइना के लोगों ने दुनिया को सिल्क बनाना सिखाया कि किस तरह कोकून से सिल्क बनता है, और चाइना से बहुत ज्यादा मात्रा में सिल्क दुनिया भर जाया, दुनिया भर में बिकता था। जिस जिस रास्ते से बिकता था उसे कहा जाता था सिल्क रूट या रेशम मार्ग। तो वो रूट जमीन के रास्ते भी था, वो रूट खच्चर के रास्ते भी था, और वो रूट इधर से भी था एक। तो अपनी पुरानी लिगेसी को लोगों को याद दिलाने के लिए उसने इसका नाम सिल्क रख दिया। अब यहाँ से सिल्क नहीं जाएगा, लेकिन उसने नाम रखा पोलर सिल्क रोड। और चाइना बोला कि मैं भी इसका पार्ट हूँ, मैं एक्सटेंडेड आर्कटिक काउंसिल का पार्ट हूँ। तो सबने बोला भाई तू कहाँ से आ गया? तो बोला नहीं, मैं तो हूँ, मैं दुनिया का ताऊ हूँ, तो मैं तो हर जगह बैठूंगा। तो चाइना ने भी पोलर सिल्क रोड किसको मद्देनजर रख के बोली है, या किसके बिहाफ में बोली है? तो वो है आर्कटिक में जो बर्फ पिघल रही है और एक नया ट्रेड रूट बनने का आ रहा है, इसलिए उसने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है पोलर सिल्क रोड नाम से। यहाँ तक की ब्रीफिंग क्लियर हो रही है आप लोगों को? अप्लाई करिए। यस सर। 13% क्रूड ऑयल अनडिस्कवर्ड, मतलब इसको निकालना है। और 20% नेचुरल गैस, दुनिया की 20% नेचुरल गैस यहाँ पे है। दुनिया का 13% क्रूड ऑयल इस, ये जो ग्लेशियर पिघलेंगे ना, इसके इसके नीचे है। मतलब यहाँ भी तो समंदर ही है ना, समंदर के नीचे सी बेड होती है, तो वहां से निकालेंगे हम सब कुछ। अब भारत कहाँ से कूद गया यहाँ पे? अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि भारत ने एक नई पॉलिसी निकाली है, अपनी नई आर्कटिक पॉलिसी निकाली। तो भारत कैसे कूद गया यहाँ पे? असल में एक देश है, इसका नाम है नॉर्वे। क्या नाम है? नॉर्वे। अभी मैंने आर्कटिक काउंसिल के बारे में बताया, आर्कटिक काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो नॉर्वे में है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और आर्कटिक काउंसिल जो होते हैं उसके साल दर साल एक नया मुखिया या चेयरमैन आता है। ये जो 8 देश है ना, इन्हीं में से एक कोई चेयरमैन बनता है। अभी आर्कटिक काउंसिल के जो चेयरमैनशिप है वो रशिया के पास। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, नॉर्वे का एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है स्वालबार्ड। नॉर्वे देश का एक द्वीप है स्वालबार्ड। भारत ने आर्कटिक में एक अपना रिसर्च स्टेशन बनाया, इसका नाम है हिमाद्री। ये भारत का रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक में। दूसरा, भारत ने आर्कटिक के ये जो सब पानी है, यहाँ पे एक
एक और ऑब्जर्वेटरी डाल के रखी है, उसका नाम है इंड आर्क। क्या नाम है? इंड आर्क। ये एक पानी, ये गेंद है बहुत बड़ी, और ये पानी के अंदर डाल दी गई है। मतलब इंड आर्क क्या है? एक बॉल है, एक बहुत बड़ी बॉल है, जो कि अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी कह सकते हैं। इंड आर्क को क्या कह सकते हैं? अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। हर चीज का को मुझे अभी मौका नहीं मिलेगा कि हर चीज की मैं तस्वीर दिखाऊं, नहीं तो अपना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आपको देख लेना, इंड आर्क देखोगे समझ में आ जाएगा। ये पानी के अंदर डूबी हुई ऑब्जर्वेटरी है, इसमें कोई रहता नहीं है, बहुत बड़ी बॉल है। मतलब एक कमरे बराबर एक बॉल है, उसको पानी में डुबो दिया गया है। और हिमाद्री तो पूरा रिसर्च स्टेशन है, और भारत के लगभग 300 से अधिक साइंटिस्ट यहाँ पे जाके काम करके आ चुके हैं। ठीक है, परमानेंट स्टेशन है हमारा। और ये स्वालबार्ड में स्थित है। स्वालबार्ड किस देश के अंतर्गत आता है? नॉर्वे के अंतर्गत आता है। मतलब हम 1994 से 1994 से भारत की प्रेजेंस है आर्कटिक में। तो भारत के लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? कहाँ पे है इंड आर्क? शिवानी, थोड़ा आप लोग भी सर्च करना नेट में, इंड आर्क कहाँ डाला गया है। IND फॉर इंडिया, ARC फॉर आर्कटिक, इंड आर्क। तो भारत 1994 से यहाँ पे अपना हिमाद्री स्टेशन उसका है, और यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट जाते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्या करते हैं? देखो, भारत का आर्कटिक से दो चीज को लेकर लगाव। सबसे पहले जो लगाव था वो था सिर्फ रिसर्च करने भी, किस तरह इतने ठंडे में, टेम्परेचर में लाइफ कैसे सस्टेन करती है, यहाँ पे पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया अमीबा है वो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब रिसर्च करना है, ठीक है। रिसर्च पे हमारा ध्यान था। लेकिन 4-5 साल पहले जब ये खबर आई कि दुनिया का 13% क्रूड ऑयल का रिजर्व यहाँ पे है और 20% नेचुरल गैस का रिजर्व यहाँ पे है, तो हमारी आंखें बड़ी हो गई। हमें भी भाई एनर्जी चाहिए। वी आर एनर्जी हंग्री कंट्री। इतनी बड़ी आबादी है और पेट्रोल हमारे 106 का चल रहा है, फिर भी हम डलवा रहे हैं, क्योंकि हमें हमें चाहिए, ऊर्जा चाहिए चलने के लिए। तो अब भारत का जो मेन है, शुरुआत में तो सिर्फ रिसर्च के लिए हमने हिमाद्री बनाया था, लेकिन अब हमारी जो उत्सुकता है ना, वो दो चीज पे है। और पहली प्रायोरिटी हमारी एनर्जी है, कि हम भी चाहते हैं कि हम भी इनके साथ जुड़े रहे। ऑब्जर्वर स्टेटस है, कल को यहाँ पे कुछ खोज हो तो कुछ हिस्सा हमको ही मिले। और दूसरा हमारा यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो रिसर्च है। दूसरी प्रायोरिटी रिसर्च है, पहली प्रायोरिटी एनर्जी। एनर्जी मतलब वो जो कच्चा तेल और नेचुरल गैस का बंटवारा होगा कभी, तो हम भी बैठ जाए, ठीक है। और हमारे देश में एक कंपनी है, महारत्न कंपनी है, उसका नाम है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC। ये महारत्न कंपनी है। इसकी जो इसकी एक दूसरी ब्रांच है जो विदेशों में जाके खोज करती है कहाँ तेल है, कहाँ पे नेचुरल गैस है। उसको कहते हैं ONGC विदेश। ONGC विदेश, नाम में विदेश लिखा है, इसका मतलब ये ONGC की वो ब्रांच है जो विदेशों में जाके, दूसरे कंट्रीज में जाके या तो कच्चा तेल निकाल रही है या फिर खोज कर रही है कि कहाँ कच्चा तेल है या फिर नेचुरल गैस है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो भारत इस जुगाड़ में लगा है अभी कि यार हम ऑब्जर्वर स्टेटस तुम्हारे पास है, हम रशिया के साथ मिलकर इस जुगाड़ में लगेंगे, जब भी यहाँ पे खोज खबर निकाली जाए कच्चे तेल की या नेचुरल गैस की, तो हमारे ONGC विदेश को भी कुछ ठेका मिल जाए, कुछ टेंडर मिल जाए कि वो भी अपनी चीज यहाँ पे शुरू कर सके। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे देशों में ONGC विदेश के इंजीनियर्स लोग लगे हैं, और वहाँ पे या तो ढूंढ रहे हैं कच्चा तेल, या फिर कहीं ढूंढ लिया तो निकाल रहे हैं। उस देश को भी देते हैं और अपने देश में लाते हैं। ONGC विदेश याद रखिएगा। तो भारत का आप देख रहे हैं बहुत पुराना नाता है। हम 1994 से यहाँ बैठे हैं, तब आर्कटिक काउंसिल पैदा नहीं हुई थी। 1996 में क्या हुआ, 1996 में क्या हुआ, कनाडा, कहाँ गया कनाडा? कनाडा 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 का एक शहर है, उसका नाम है ओटावा। कोई मुझे बताया कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और कोई? मॉन्ट्रियल, अंकुर ने सही बताया। तो 1996 तक तो आर्कटिक काउंसिल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि बर्फ पड़ी रहती थी यहाँ पे, किसी को मतलब ही नहीं है। वो तो बर्फ पिघलने लग गई, तब लोगों के कान खड़े हो गए, यार यहाँ पे हम कुछ हो सकता है। 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन साइन हुआ, ओटावा घोषणा पत्र साइन हुआ, और तब पैदा हुआ आर्कटिक काउंसिल। तब पैदा हुआ आर्कटिक काउंसिल, ठीक है।
1996 में आर्कटिक काउंसिल पैदा हुआ है और हम उससे पहले से यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप स्वालबार्ड याद रखिएगा, हिमाद्री याद रखिएगा, और भारत ने अब जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है उसको देख लेते हैं कि भारत ने अपनी पॉलिसी में क्या क्या रखा है। ठीक है, बस हमारे लिए थोड़ा सा यही जानना है। बाकी अब आर्कटिक के बारे में लगभग जितना जानना है जान चुके हैं, और इसका यूज क्या है वो भी आप लोग समझ चुके हैं कि क्यों दुनिया को ये चीज चाहिए। ये ब्रीफिंग है कि हम यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं। सब कुछ इस शीट में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। हमने जो वही पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी में हमने पांच पांच पिलर रखे हैं। क्या, कितने पिलर रखे हैं? पांच। कि हम पांच क्षेत्रों में काम करेंगे। पहला क्षेत्र है कि हम विज्ञान पे काम करेंगे। हम साइंस से जुड़े हुए प्रोजेक्ट यहाँ चलाएंगे। हमारा हिमाद्री नाम का यहाँ पे बेस है, हम वहाँ पे बैठ के काम करेंगे। दूसरा हमने बोला हम क्लाइमेट चेंज पे काम करेंगे। भाई जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इतनी अभी जैसे आप देखो, मेरे ख्याल से मैंने आज ही पेपर में पढ़ा, कनाडा में 50 डिग्री तापमान हो गया। कनाडा में वहाँ शावर लगाए गए हैं सड़कों में, और वहाँ पे हीट वेव्स चल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्लाइमेट चेंज ही तो है। तो फिर हमारा दूसरा पिलर क्या है कि हम क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पे काम करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह हम धरती को और अच्छा बना सकते हैं, किस तरह क्लाइमेट चेंज को हम समझ सकते हैं, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, किस तरह भले हम यहाँ पे मेन लैंड में इंडिया में है या फिर मेन लैंड में है, तो हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो हमारे पोल्स है वहाँ पे दुगनी दुगनी रफ्तार से बर्फ पिघल रही है, दुगनी रफ्तार से। और अभी शायद एक हफ्ते पहले अंटार्कटिका का बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट के पानी में चल दिया था। ठीक है, हमने बोला हम स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करेंगे। तो आप बोलेंगे सर आर्कटिक में स्पेस कहाँ से आ गया? असल में क्या है, हमारी एक सेटेलाइट है रिसोर्स सेट नाम की, और उसका काम ये है कि किसी भी इलाके में वो पता लगाती कि इस जमीन के अंदर क्या क्या है। और जैसा कि हमने बोला आर्कटिक के अंदर तेल है, आर्कटिक के अंदर नेचुरल गैस है, तो हम रिसोर्स सेट सैटेलाइट की मदद से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आर्कटिक में कहाँ कहाँ कच्चा तेल है या नेचुरल गैस है। रिसोर्स सेट हमारी सेटेलाइट है, वो हमारा इस चीज में योगदान देगी। तो इतना ध्यान रखिएगा कि भारत की जो न्यू आर्कटिक पॉलिसी उसमें कितने पिलर्स है? 5। पहला पिलर उन्होंने बोला है कि हम साइंस में काम करेंगे। दूसरा बोला हम क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण में काम करेंगे। तीसरा बोला हम स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करेंगे। और दो और है, इनको भी देख लो। बस इतना ही आपको इसके बारे में जानना है। दो और क्या है? एनर्जी, मिनरल एंड अदर रिसोर्सेस, कि हम जो खनिज वहां से निकलेगा उस पर काम करेंगे। अगर हमारी कोई ऊर्जा जरूरतें वहां से पूरी हो सकती है हम उस पर ध्यान देंगे। और पांचवा है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास में, कि अगर वहाँ पे टूरिज्म की संभावना है तो हम उसमें काम करेंगे। अगर वहाँ पे कुछ ऐसी वनस्पति मिल रही है जिससे हेल्थ केयर को में कुछ काम आ सकता है, हम उसमें काम करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हैं मोटी मोटी, लेकिन सबसे बताया हमारी सबसे अभी अंदर की बात यह है कि भारत सरकार को चाहिए वो 13% क्रूड ऑयल और 20% नेचुरल गैस में अपना शेयर। लेकिन हम ऐसे खुलेआम नहीं बोल सकते ना कि हमें ये चाहिए, इसलिए हमने अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाई है और रख दिया है। दूसरा, जो आर्कटिक है वो है तो समंदर ही, और समंदर में एक नियम, जो नियम चलता है उसे कहते हैं यूएन क्लॉज, कहीं कहीं अन क्लॉज भी कहते हैं। जो भी इंटरनेशनल वाटर है, अंतरराष्ट्रीय पानी है, वहां पे जो नियम चलते हैं उसमें वो चलते हैं यूएन क्लॉज नाम के नियम। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म यहाँ नहीं लिखा है क्या? चलो, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉस ऑफ द सी। यानी संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान के तहत समंदर में कौन कौन से नियम चलेंगे उन्हें यूएन क्लॉज कहा जाता है, और ये इंटरनेशनल वाटर पे होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल वाटर पे चलता है। आर्कटिक काउंसिल जो है, आर्कटिक जो पानी है वो किसी भी देश की जागीर नहीं है अभी, लेकिन अब वहां पे ये रिसोर्सेज मिल रहा है, वहां की बर्फ पिघल रही है, वो ट्रेडेबल लोकेशन हो सकती है, वहां से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इसलिए वहां भी यूएन क्लॉज के नियम चलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यूएन क्लॉज जो है यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, इसके जो आदेश होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते, और इसके आदेश की खूब धज्जियां उड़ाता है अमेरिका और चाइना। चाइना को खूब फटकार लगाते हैं कि आप अपने जहाज लेके यहाँ मत जाइए, यहाँ मत जाइए, सबमरीन आपकी यहाँ ना जाइए, सुनता ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, यूएन क्लॉज नाम का एक इंटरनेशनल लॉ है रिगार्डिंग टू द इंटरनेशनल वाटर्स। ठीक है, और अब आर्कटिक ओशन में, या आर्कटिक ओशन में यूएन क्लॉज के नियम चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको आर्कटिक काउंसिल से जुड़ी हुई चीज। एक बात और है,
मैं फिर से आपको मैप में ले जाता हूँ, अगर मैप खुला है तो। देखिए, एक हमने INSTC का कॉन्सेप्ट लाया है। इसका मतलब क्या है, पहले ये देख लीजिए फुल फॉर्म। इंटरनेशनल इंटरनेशनल नॉर्थ, N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ, T फॉर ट्रांसपोर्ट और C फॉर कॉरिडोर। यानी इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मतलब एक से अधिक देशों का समूह होगा, जिसमें हम नॉर्थ साउथ के बीच में ट्रांसपोर्ट के लिए कोई कॉरिडोर बना रहे हैं। तो इसमें हम क्या क्या रहे हैं कि भारत से, देखिए पाकिस्तान से तो कोई बात होगी नहीं, भारत से सामान कहाँ पहुंचे, ईरान पहुंचे, ईरान में हमने चाबहार बनाया है। ईरान से अफगानिस्तान पहुंचे, ये सब हमने यहाँ पे डेलाराम दरांज नाम का हाईवे बना दिया है। अफगानिस्तान से किर्गिस्तान कजाकिस्तान होते हुए सीधे हम रशिया तक अपना माल पहुंचाते। ये है INSTC। इसमें हम भारत से रशिया तक की कनेक्टिविटी कर रहे हैं वाया सी एंड लैंड रूट। यहाँ पे समंदर का काम होगा और चाबहार के बाद से फिर जमीन काम होगा। और इसमें हम रशिया तक जाना चाहते हैं क्योंकि रशिया से हमें बहुत कुछ मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इस समय जो LNG है, LNG तो नहीं कहूँगा, नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार रशिया है और इधर से भी नेचुरल गैस हमें मिलती है। और जो आपका कुवैत और कतर है, बड़े अच्छे एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस के, लेकिन रशिया से हमें बहुत कुछ मिलता है। अभी क्या होता है, रशिया अगर हमें जानना है तो हम यहाँ से निकलते हैं और ये ऐसे इधर से होते हुए यहाँ पे स्वेज नहर है, यहाँ से निकल के हम टर्की पहुंचते हैं। अच्छा ये ग्लोब व्यू है। फिर फिर हम यहाँ से ये ब्लैक सी है ना, यहाँ से निकल के फिर ये निकल के फिर हम रशिया जाते हैं। तो अभी आप देखो, अभी आपका रूट इतना लंबा है और इसमें कई जगह चोक पॉइंट भी है। यहाँ स्वेज कनाल है, फिर यहाँ पे 2-3 स्ट्रेट आते हैं, दार्डेनल्स दार्डेनल्स स्ट्रेट आता है, बॉस्फोरस स्ट्रेट आता है, फिर उसके ऊपर कच स्ट्रेट आता है। इन सबको पार करते करते हम पहुंचते हैं रशिया। रिस्की भी है और समय बहुत लगता है। हम चाह रहे थे सीधे यहीं से निकल जाए, इसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया। और रशिया भी चाह रहा था कि इधर से भारत के थ्रू आ जाए और या फिर चाबहार का उपयोग करके वो भी बाहर बाहर निकल के दुनिया में जहां माल बेचना है बेच दे। तो एक चीज हम यहाँ पे कर ही रहे थे, INSTC। लेकिन अगर ये आर्कटिक ओशन खुल जाएगा तो सबके जलवे हो जाएंगे, सबके प्यारे न्यारे हो जाएंगे। तो आर्कटिक ओशन, आर्कटिक काउंसिल, कितने मेंबरान्स हैं, चाइना क्या पोलर सिल्क रोड की बात कर रहा है, भारत का क्या फायदा है, भारत का कौन सा स्टेटस है वहाँ पे, सबसे बड़ी बॉर्डर किसके साथ लगती है, USA कैसे वहाँ पे पार्ट बना हुआ है। जैसे डेनमार्क, देखो डेनमार्क के साथ कोई बॉर्डर नहीं है लेकिन ग्रीनलैंड वहाँ पे बैठा है तो डेनमार्क के अंडर में है। USA के साथ कोई बॉर्डर नहीं है आर्कटिक के, लेकिन अलास्का USA का पार्ट है इसलिए वहाँ बैठा हुआ है। तो ये बेसिक आप लोगों ने बात जान ली। हमने एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है, उसके 5 पिलर हैं, ठीक है। और वो पिलर जो है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट है, एनर्जी है, साइंस है, स्पेस है, ठीक है। ये सब हमारे 5 पिलर हैं, इसमें देख लेना आप लोग। तो आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो।